नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीति विचारक में कौटिल्य जो हमारे विचारक हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। कुछ विद्वानों ने कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य भी बताया है। कौटिल्य के बारे में एक कहानी जो सुप्रसिद्ध है, मैं उसकी थोड़ी चर्चा आपके सामने करना चाहूँगी कि मगध में जब कौटिल्य थे, मतलब कौटिल्य का जो काल है, उस समय मगध में नंद वंश के जो राजा थे, महानंद का राज्य था। और जो महानंद थे उन्होंने अपने यहाँ एक धर्म सभा का आयोजन किया। उस धर्म सभा में उन्होंने बहुत से विद्वानों आचार्यों को आमंत्रित किया और महानंद के ही महामंत्री थे षटकार। वो किसी कारण से महानंद से रुष्ट थे, नाराज़ थे, तो वो एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे जो नंद वंश का समूल नाश कर दे। ऐसे में षटकार ने कौटिल्य को महानंद की तरफ से आमंत्रण भिजवा दिया कि वे इस धर्म सभा में उपस्थित हों। तो जब कौटिल्य इस सभा में प्रस्तुत हुए तो षटकार ने उन्हें बड़े ही प्रतिष्ठित स्थान पर बिठाया और जैसे ही महानंद का प्रवेश दरबार में हुआ, दरबार में जैसे ही वे आए तो उन्होंने एक प्रतिष्ठित स्थान पर चाणक्य को बैठे हुए देखा। तो बड़े ही क्रोधित स्वभाव में उन्होंने उनसे कहा कि इस चांडाल को यहाँ किसने बुलाया है। क्योंकि वे चाणक्य काले वर्ण के थे, तो जब उन्होंने उसकी दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने पहला शब्द उनके मुंह से यही निकाला। कौटिल्य इस अपमान को सहन नहीं कर सके और अपने आसन से उठ गए और सभा में ही उन्होंने अपनी चोटी खोलते हुए ये प्रतिज्ञा की कि मैं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा। और इसके बाद वो दरबार से चले गए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और महानंद के साम्राज्य का या महानंद के राज्य का विनाश कर दिया। इस कहानी को यहाँ पढ़ाने का या सुनाने का औचित्य ये है कि कौटिल्य ने ऐसी राजनीतिक विचारों का अपने अध्ययन में, अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है, जिसमें राज्य का एक प्रजातांत्रिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब हम उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, में अर्थशास्त्र की रचना का समय 300 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। अर्थशास्त्र अंग्रेजी के शब्द इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। दोबारा मैं कह रही हूँ कि ये इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची नहीं है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में व्यक्ति के लौकिक आचरण और उसकी उन्नति के सारे संदर्भ अनिवार्य रूप से सम्मिलित है। मतलब एक व्यक्ति इस लोक में रहते हुए, इस सांसारिक धरती पर रहते हुए जिस प्रकार के अपने जीवन में जिन नियमों का पालन करेगा और अपने जीवन का विकास करेगा, उनका यहाँ सम्मिलित रूप है। तो कौटिल्य ने यहाँ अर्थ की जो संज्ञा दी है वो मानवीय वृत्तियों को दी है। मानवीय वृत्तियों को यहाँ अर्थ कहा गया है। मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ की परिधि में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार मानवीय आचरण और वृत्तियों तथा मौलिक तथा लौकिक समृद्धि की प्राप्ति, संरक्षण और उनके पालन के उपायों से संबंधित शास्त्र को हम अर्थशास्त्र की उन्होंने संज्ञा दी है। तो पहले एक बार दोबारा बता रही हूँ कि मानवीय वृत्तियों को अर्थ की संज्ञा दी है, साथ ही मनुष्य युक्त भूमि को भी इसकी परिधि में इन्होंने रखा है, यानी जिस राज्य में आप रहते हैं। मानवीय आचरण की वृत्तियाँ और लौकिक समृद्धि की प्राप्ति, संरक्षण और उस पालन के उपायों से संबंधित शास्त्र जो है वो कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार। उससे पहले अर्थशास्त्र ग्रंथ में कुल 15 अधिकरण हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग अधिकरण में अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि अगर हम देखें
तो पहले अधिकरण जो है उसमें राज्य से संबंधित समस्याओं, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक वर्णन उन्होंने किया है। अब हम आते हैं राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य का जो सिद्धांत है वो समझौतावादी सिद्धांत का संकेत उन्होंने दिया है। अर्थशास्त्र में उपलब्ध वर्णन के अनुसार संसार में अराजकता विद्यमान रहने की स्थिति में भयंकर दुखों और निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु का यहाँ मतलब राजा से है के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजपद को धारण करने तथा संप्रभु शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रित और नियमित करने की प्रार्थना की है। कहने का अभिप्राय ये है, राजा और प्रजा के बीच समझौता हुआ है। प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया है कि इसके प्रतिफल में जनता शासक के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव धारण करेगी तथा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपनी आय और अर्जित संपदा में से निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी ताकि उसे राज के दायित्वों को पूरा करने के साधन उपलब्ध हो सके। इसमें दो तथ्य हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। पहली बात कि जो राज्य है वो मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। मनुष्य के प्रयत्नों से ही ये हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। मनुष्यों ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है। दूसरी बात जो हमें यहाँ दृष्टिगोचर होती है वो यह है कि लोगों ने राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार किया है। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया, शासक के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव धारण करेंगे और निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपनी आय का निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। तो जिस प्रकार से आधुनिक काल के जो राजनीतिक विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने जिस राज्य की समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उस समझौतावादी सिद्धांत को कौटिल्य ने 300 वर्ष ईसा पूर्व अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में पूर्व में ही बता दिया था। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जब संसार में अराजकता व्याप्त हो जाएगी तब लोग संगठित होकर राजा के साथ एक समझौता करेंगे और उस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य हमारे सामने प्रस्तुत होगा, राज्य की उत्पत्ति होगी। और यह जो राज्य होगा इसमें प्रजा और राजा दोनों को ही सम्मानजनक स्थान दिया गया है और राजा तभी तक कायम है जब तक प्रजा का विश्वास उसमें है। धन्यवाद।